नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको भूकंप, ज्वालामुखी एवं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में थोड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। संक्षिप्त जानकारी है, बिना ग्लोब, बिना मैप, बिना बोर्ड के बहुत संक्षिप्त शब्दों में, सरल शब्दों में यह जानकारी दी जाएगी और आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जानकारी शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। संपूर्ण पृथ्वी एक गेंद की तरह खोखली नहीं है, वरन ये अंदर भारी तत्वों से भरी हुई है। ऊपर धरातल से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक नीचे क्रमशः जाने पर इसका घनत्व बढ़ता चला जाता है। यानी इसका घनत्व का मतलब भार का संकेंद्रण केंद्र की तरफ ज़्यादा है, तो घनत्व इसका केंद्र में ज़्यादा है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद भूकंप और ज्वालामुखी। पूरी पृथ्वी धरातल से लेकर केंद्र तक वर्तमान में भूकंपीय तरंगों के आधार पर 3 परतों में बांटी गई है। सबसे ऊपर क्रस्ट, जो कि 33 किलोमीटर की गहराई तक है। क्रस्ट से आगे 2900 किलोमीटर की गहराई तक दूसरी परत मेंटल है। फिर 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर की गहराई तक तीसरी परत कोर है। तो पृथ्वी की 3 परतें, आंतरिक परतें, क्रस्ट, मेंटल, कोर। पुनः क्रस्ट को 2 परतों में, बाह्य क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट। मेंटल को 3 परतों में, बाह्य मेंटल, मध्य मेंटल, आंतरिक मेंटल। कोर को 2 परतों में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इस तरह से जो 3 मुख्य परतें हैं उनको पुनः 2 परतों में विभक्त किया गया है। इस तरह से समूची पृथ्वी में कुल मिला के 7 परत हो जाती है, लेकिन मुख्य 3 ही परत हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। 33 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर। हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रमशः घनत्व बढ़ता जाता है, घनापन बढ़ता चला जाता है। ऊपर यानी क्रस्ट का स्वरूप प्रकृति ठोस है, लेकिन इसका घनत्व तो काफ़ी कम है, 2.8। मेंटल का स्वरूप अर्धठोस है, क्योंकि गहराई के साथ प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता चला जाता है। तो मेंटल की प्रकृति जो है अर्धठोस है। जबकि कोर दो परत, बाह्य और आंतरिक। बाह्य कोर 5100 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 से 5100 किलोमीटर की गहराई तक बाह्य कोर है। इसकी प्रकृति द्रवित है। क्यों है, अभी हम आगे बताते हैं। फिर 5100 से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक पुनः ठोस अवस्था, भारी तत्वों, निकिल और आयरन जैसे भारी तत्वों से वह पृथ्वी का आंतरिक भाग बना हुआ है। काफ़ी घना है, लगभग वहाँ घनत्व 13.6 तक पहुँच जाता है, काफ़ी घना है। तो इस तरह से पृथ्वी को आंतरिक रूप से 3 मुख्य और 7 कुल मिला के 7 परतों में विभक्त किया गया है। अब जो पृथ्वी की जो परत दिखाई जा रही है आंतरिक संरचना में, अगर हम इसके घनत्व को देखें तो घनत्व जैसा कि हमने कहा कि क्रस्ट 2.8, मेंटल 4.7 और कोर का सामान्य घनत्व 10 से 11 है, लेकिन बाह्य कोर का 10 से 11 है, लेकिन आंतरिक कोर का अधिकतम 13.6 हो जाता है, लेकिन संपूर्ण कोर का 10 से 11 घनत्व माना जाता है। अब हम क्रमशः नीचे चलेंगे तो कुछ असंबद्धताएं आती हैं, यानी संक्रमणीय पेटियां आती हैं। सबसे पहले क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता। मेंटल यानी बाह्य मेंटल और मध्य मेंटल के बीच में रेपेटी असंबद्धता। फिर आंतरिक मेंटल और बाह्य कोर के बीच में रिचर्ड गटनबर्ग असंबद्धता। दोनों कोर के बीच में, यानी बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में कोणार्ड असंबद्धता पाई जाती है। अब संपूर्ण पृथ्वी हम जैसा कि देख रहे हैं, जैसा कि पहले भी बताए हैं कि प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता चला जाता है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी के केंद्र तक तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मेंटल भी काफ़ी गर्म है और मेंटल के आंतरिक भागों तक तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। कुछ गहराई के बाद 100 किलोमीटर से आगे 200 किलोमीटर तो लगभग तप्त अवस्था पाई जाती है, 400 से 500 या इससे भी अधिक डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। इतने तापमान पर वहाँ के जो पदार्थ हैं वो लगभग द्रवित अवस्था में रहते हैं, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण वो अर्धठोस अवस्था में वहाँ मौजूद रहते हैं। अब
पृथ्वी की पूरी संरचना को अगर हम ध्यान रखें, उस पर नजर दृष्टि डालें, तो हम पाएंगे कि बहुत सारे खनिज, बहुत सारे तत्व हैं। वैसे तो धरातल पर स्वतंत्र रूप से यूरेनियम तक 92 तत्व पाए जाते हैं, और साड़ी में तो 118 तत्वों तक की खोज कर ली गई है, और पृथ्वी की गहराई में भी बहुत सारे तत्व मौजूद हैं। लेकिन 8 मुख्य खनिज क्रस्ट में हैं और 8 मुख्य खनिज समूची पृथ्वी में हैं। इनमें भी 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। क्रस्ट लगभग इन्हीं 4 से लगभग 90%, 85 से 90% इन्हीं 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इनमें जो 4 तत्व जिनसे क्रस्ट मुख्य रूप से बना हुआ है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। पूरी पृथ्वी 4 तत्वों से मुख्य रूप से बनी हुई है, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम। तो इस तरह से हम 8 तत्वों का ही यहाँ नाम लिए हैं, बाकी सारे तत्व हैं, लेकिन मूलतः ये तत्व सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनका हमने जिक्र किया। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 रिकॉर्ड किया जाता है, और लेकिन गहराई के साथ घनत्व अलग अलग है। अब हम संपूर्ण पृथ्वी को अगर हम आयतन की दृष्टि से तीनों परतों को लें, द्रव्यमान की दृष्टि से तीनों परतों को लें, तो काफी अंतर हम पाएंगे। जैसा कि स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे अधिक आयतन मेंटल का, स्वाभाविक सी बात है, 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल है, तो सबसे अधिक इसका आयतन हो जाएगा, द्रव्यमान भी इसका होगा। लेकिन जो आयतन है तीनों परतों का, आयतन की दृष्टि से, आयतन के अनुपात में द्रव्यमान अधिक कोर का है। हम इसका थोड़ा विवरण देते हैं। सबसे पहले आयतन आते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन में सिर्फ 0.5% क्रस्ट का, 83.5% मेंटल। ध्यान से आप सुनेंगे, 0.5% क्रस्ट, 83.5% मेंटल, और सिर्फ 16% कोर का है। तो ये तो आयतन हो गया। अब इसको अगर हम द्रव्यमान में देखें, तो द्रव्यमान क्रस्ट सिर्फ 0.2%, द्रव्यमान सिर्फ 0.2% क्रस्ट, 67.8% मेंटल। आप जरा ध्यान दें, 67.8% मेंटल और 32% कोर। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर कितना भारी होगा। बहुत भारी है, घनत्व तो बहुत ज्यादा है उसका। तो ये हल्का संगठन है, बाकी डिटेल तो तमाम किताबों में उपलब्ध है, और कभी इस टॉपिक को विस्तार दिया जाएगा तो पूरा ग्लोब मैप और पूरा इसकी संरचना बोर्ड पे बना के हम ही समझाएंगे, आगे ये विस्तार किया ही जाएगा। अब ये तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना संक्षिप्त में बता दी गई। अब इसका बड़ा महत्व, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अंदर से सामान्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, बहुत क्रियाएं चलती रहती हैं। तो धरातल का जो क्रस्ट है, क्रस्ट सिर्फ एक परत नहीं है। क्रस्ट जो है कई खंडों में विभक्त है, टुकड़े टुकड़े में विभक्त है, और टुकड़े स्वतंत्र भी हैं, गतिशील या गति की अवस्था में पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरातल का क्रस्ट जो है वो 26 प्लेटों में या 26 टुकड़ों में टूटा हुआ है। इसके लिए प्लेट शब्द विल्सन ने दिया था। इन प्लेटों में सदैव गति पाई जाती है, इसका विवरण मॉर्गन ने दिया था। और इसके लिए कि प्लेटों में गति और प्लेटों की गति से संबंधित अध्ययन, प्लेट विवर्तन की मार्गन। इन प्लेटों की गति के कारण धरातल पर बहुत सारे परतों की उत्पत्ति हुई है। इस संदर्भ में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हैरी-हस ने दिया है। इसका विस्तार आगे किया जाएगा। पूरा प्लेट विवर्तन की एक चैप्टर है, उसका विस्तार आगे किया जाएगा। आज हम भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में मुख्यतः बोलने जा रहे हैं। अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में संक्षिप्त आपको जानकारी दी गई। जो प्लेटें हैं, प्लेटों में सदैव गतिशीलता पाई जाती है। तो 26 प्लेटें हैं। तो पृथ्वी गोल है, आवरण ढका हुआ वो क्रस्ट का। कहीं भी प्लेटें जाएंगी, टकराएंगी जरूर, एक दूसरे से दूर जाएंगी, रगड़ के भी जाएंगी, क्योंकि समतल किसी धरातल पर इनको नहीं जाना है कि एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएं, घूम फिर के आपस में मिल ही जाएंगे। तो ऐसा अनुमान है कि बहुत सारी प्लेटें पास पास आती हैं, बहुत सारी प्लेटें, इसके प्रमाण भी हैं, दूर जाती हैं और रगड़ के भी निकल जाती हैं। अब इनके जो प्लेट किनारे बनते हैं, पास पास जो प्लेटें आती हैं उनसे जो किनारा बनता है उनको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। जो दूर जाती हैं उनसे जो किनारा बनता है उनको रचनात्मक प्लेट किनारा। और जो ऐसे रगड़ के जा रही हैं उनसे जो किनारा बनता है संरक्षात्मक। तो 3 तरह के प्लेट किनारे बनते हैं, विनाशात्मक, रचनात्मक और संरक्षात्मक। ये जो भूकंप और ज्वालामुखी की घटना है, ये विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारे लगभग 85% यह घटना घटित होती है।
10% के आसपास रचनात्मक प्लेट किनारे के आसपास और 5% के आसपास संरक्षात्मक के। अब प्लेट विवर्तन की चैप्टर आएगा, इसका विस्तार दिया जाएगा। प्लेटों में गति के कारण भूगर्भ में हलचल उत्पन्न होती है। जब कभी भी यह हलचल उत्पन्न होती है, उससे हलचल से 3 तरह की भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हलचल से तरंगें उत्पन्न होती ही हैं। भूगर्भ में हलचल से भूकंपी तरंग उत्पन्न होती है। ये 3 प्रकार की होती हैं, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्गिट्यूडनल, 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनमें P अधिक घनत्व की तरफ बहुत तेजी से जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है ये पृथ्वी के केंद्र तक जाएगी। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है इसकी गति तेज होती चली जाती है, पृथ्वी के केंद्र तक जाती है। S देती है, यह तरंग भी घनत्व के साथ क्रमशः बहुत तेज इसकी गति होती है और ये अंदर जाती है, लेकिन यह तरंग द्रवित माध्यम में नहीं चलती है। अंदर ये जब जाती है तो मेंटल तक तो ठीक है, लेकिन बाह्य कोर तक पहुंचते पहुंचते ये लुप्त हो जाती है। इस आधार पे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो पृथ्वी का बाह्य कोर है वो द्रवित अवस्था में है, और आज यह अवधारणा सर्वमान्य है और इसे माना भी जाता है। एल तरंग अधिक घनत्व में नहीं चल पाती है, ये इसके लिए ठोस माध्यम और सीधा सीधा है कम घनत्व, तो एल तरंग ये ऊपर की तरफ ज़्यादा जाती है। वैसे तो धरातल तक तीनों तरंगें आती हैं, लेकिन एस और पी इसकी तीव्रता कम रहती है, धरातल तक आने में एल की तीव्रता अधिक रहती है। अब प्लेटों में गति के कारण भूगर्भ में अगर हलचल उत्पन्न होती है तो उस हलचल से 3 तरह की भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं, धरातल पर पहुंचती हैं। अब जितने क्षेत्रफल में भूगर्भ में वो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उतने क्षेत्रफल में वो ऊपर भी जाती हैं। माना 20 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, माना 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जितना भी क्षेत्रफल, और अमूमन 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई में ऐसी हलचल उत्पन्न होती भी है। तो ऊपर जहां ये भूकंपी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उनको भूकंप मूल, फोकस कहा जाता है। अब वो तरंगें जब ऊपर आती हैं, धरातल तक आती हैं, तो धरातल पर जितने क्षेत्रफल में वो ऊपर निकलती हैं या प्रतीत होती हैं, उनको हम एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। तरंगें जब ऊपर आती हैं तो मुख्य रूप से एल तरंग ऊपर आती है। अब ऊपर तो हवा है, हवा में तो जा नहीं सकती है, ये ठोस में ही चलेगी, तो चारों तरफ ये ऐसे तरंगित रूप में आगे बढ़ती है बहुत तेजी से, और धरातल में कंपन उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप, धरातल में कंपन, भूकंप अर्थक्वेक। अब इसकी तीव्रता निश्चित रूप से जहां ये पहली बार प्रकट हुई है वहां अधिक होगा, यानी अधिकेंद्र पर भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होगी। क्रमशः इसकी तीव्रता कम होती चली जाती है। इसकी यह तीव्रता रेक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। रेक्टर पैमाना लॉगरिथमिक होता है, 1 से 2 वैल्यू बढ़ने पर 10 गुना की वृद्धि होती है तीव्रता की, और जो रेक्टर पैमाने का जो स्केल बनाया गया है वो 1 से 9 अंक तक वाला है। तो इसी आधार पे भूकंप का मापन होता है। अगर कहीं भूकंप आया 5 की तीव्रता का है तो उसका जो प्रभाव देखा जाता है, तो उसको अगर रीड करें हम, फिर 6 की तीव्रता का भूकंप आया तो या स्वतः आप अनुमान लगा लें कि वो 10 गुना अधिक तीव्रता वाला होगा। इस तरह से 10 गुना की वृद्धि होती चली जाती है। 5 के बजाय अगर 7 आता है तो 100 गुना की वृद्धि हो जाएगी, 8 और भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। धरातल पर तो ठीक है, इस तरह से भूकंप और धरातल में कंपन उत्पन्न हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा अर्थक्वेक आया था, नेपाल, पूरा उत्तरी भारत हिल गया था, ठीक है, इसके झटके महसूस किए ही गए थे, पीछे भी आते रहे हैं। धरातल पर तो इस तरह से भूकंप हम पाते हैं। महासागर में भी इसी तरह की भूकंपी तरंगें धरातल तक उत्पन्न होती हैं, लेकिन महासागरीय नितल तक तो ठीक है, वहां तक ठोस है, लेकिन नितल से ऊपर पानी है। अब वो कैसे धरातल को पकड़कर आगे वो बढ़ेंगी लहरदार रूप में, ये नहीं हो पाता है। ऊपर पानी है, उन तरंगों की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि जितने क्षेत्र में वो ऊपर उठती हैं, यानी फोकस से अधिकेंद्र तक ऊपर पानी मिलता है, उनमें इतनी तीव्रता होती है कि उतने क्षेत्र का 20 किलोमीटर स्क्वायर या 25, 50, 30, 50 जितने भी हैं, उतने क्षेत्रफल का पानी 1000 से 10,000 फीट की ऊंचाई तक ऊपर उठा दिया जाता है। और आपको मालूम है कि सामान्यतः समुद्र की गहराई 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक होती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20 स्क्वायर किलोमीटर, 25, 30, 50 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल का पानी जिसकी मोटाई 3 से 5 किलोमीटर हो और उसको 10,000 फीट की ऊंचाई तक उठा दिया जाए और वो पानी जब पुनः गिरे तो क्या
घटना घटने वाली है। तो घटना घटती है, उतना पानी जब पुनः गिरता है तो भयानक तरंगें उत्पन्न होती हैं, महाविनाशकारी। इन्हीं तरंगों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी जापान का स्थानीय नाम है, उसका मतलब ही है भयंकर विनाशकारी तरंगें। और सुनामी अक्सर जापान के तट पर इसका अवलोकन किया भी जाता है।